वेलकम बैक। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह खान, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन शामिल हैं। गुज़िश्ता रात चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। अहम खबर आपको दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात, मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐसा कहना था। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी कायम कर दी। कमेटी में इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी और नवीद कमर शामिल, राजा परवेज़ अशरफ, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान, चौधरी सालिक और जावेद मगसी शामिल हैं। मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐसा कहना था। आपको इस हवाले से अपडेट करें हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी कहा गया है, कमेटी में इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी और नवीद कमर शामिल हैं। राजा परवेज़ अशरफ, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन और खालिद मगसी भी शामिल हैं। मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी और नवीद कमर शामिल, राजा परवेज़ अशरफ, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन, खालिद मगसी भी शामिल। मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है। आपको बताएं कि पीटीआई के और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी को फाइनलाइज कर दिया है। कमेटी में इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमा को शामिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए जावेद शहजाद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जावेद शहजाद, वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी है? जी बिल्कुल जी, बर्फ बाज़ाब्ता तौर पर पिघल चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल आला सतही मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह खान, सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी शामिल हैं, जबकि कमेटी में राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन को भी शामिल किया गया है। गुज़श्ता रात चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करने की दरख्वास्त की थी। बैरिस्टर गौर ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए जो पेशकश पर जोर दिया था, जिसकी रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ को तस्लीम करते हुए हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस उम्मीद का इजहार भी किया है कि मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा और अब बाज़ाब्ता मुज़ाकरात दोनों जानों से शुरू होने जा रहे हैं। जी सही, बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। शुक्रिया जावेद शहजाद। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई रहनुमाओं के साथ बैक चैनल राब्ते बरकरार हैं। पीटीआई को मशवरा है डेडलाइन और वार्निंग देना छोड़ दे। 9 मई वाक़यात पर मजीद कुछ लोगों के फैसले 1-2 दिन में होंगे। बानी पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड केस भी इनमें शामिल है। इन केसेस का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। 9 मई वाक़यात पर मजीद कुछ लोगों के फैसले 1-2 दिन में होंगे। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड केस भी इनमें शामिल है। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने कहा है, अगले 3 से 4 माह तो बानी पीटीआई जेल में रहेंगे। अलकादी ट्रस्ट केस हाई कोर्ट जाएगा, जिसका फैसला आने में 6 महीने लग सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा, बानी पीटीआई के 2 मुतालबात 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर मुतालबात नहीं मानते तो हम ओवरसीज को कहेंगे ज़र मुबादला न भेजे। उन्होंने मजीद कहा, जो 26 नवंबर को एहतजाज में गिरफ्तार हुए उन पर मजीद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जब यहाँ से सजा होती है तो हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। उनके ऊपर अलकादिर का पीर वाले दिन फैसला आ रहा है, वो उस पर उनको तो पूरा यकीन है कि उनको सज़ा दी जाएगी। और उधर भी देखते हैं कि ये इसको कितनी देर घसीटेंगे। कि 3-4 महीने तो इमरान खान कैद में, ये पक्का है कि वो कैद में रहेंगे। तो जो इमरान खान के 2 मुतालबात हैं, उसके अंदर एक आपको पता है क्या है कि ये जो नाहक कैद में लोगों को रखा हुआ है, इनको रिहा किया जाए। ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है। कई लोग मिसिंग हैं, बहुत ज़्यादा लोग मिसिंग हैं। तो उन्होंने कहा इनकी नीयत नहीं लगती है। और दूसरी उनकी डिमांड जो बिल्कुल जायज़ है कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं जिसके तहत 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात की जाए।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दर्ज मुकदमात की तफसीलात सामने आ गई हैं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ पंजाब में 56 से जायद मुकदमात दर्ज हैं। दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर आला KPK के खिलाफ सबसे ज्यादा मुकदमात इस्लामाबाद में 32 दर्ज हैं। इसके अलावा रावलपिंडी में 16, फैसलाबाद में 4 और गुजरांवाला में 1 मुकदमा दर्ज है। हसन अब्दाल में 2 और हजरों में 1 मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आला के खिलाफ ये मुकदमात दर्ज हैं। दस्तावेजात के मुताबिक मुकदमात में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और रियासत के खिलाफ सरगर्मियों समेत मुतादिद दफात शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन से कबल मजीद हलकों की तश्कील के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल रशीद ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि भिम्बर, हवेली, करना और मुजफ्फराबाद में हल्का बंदियों की जरूरत है। सूरत हाल के पेश नज़र हवेली और लीपा में भी मजीद हलकों की जरूरत है। गुज़िश्ता इंतखाबात में इसको ज़ेर ख़ौर लाया गया कि कम आबादी होने की बाइस काम न हो सका। मजीद आपको बताएं, हवेलियाँ और लीपा में भी मजीद हलकों की जरूरत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना था कि हल्के इलेक्शन से कबल मजीद हलकों की तश्कील दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर अब्दुल रशीद का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को खत। भिम्बर, हवेली, करना और मुजफ्फराबाद में हल्का बंदियों की जरूरत। हवेली और लीपा में भी मजीद हलकों की जरूरत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को खत लिख दिया, जिसमें इलेक्शन से कबल मजीद हलकों की तश्कील की बात की गई। खत का मतन कुछ ऐसा है कि हलकों की दोबारा से जो है वो गिनती कराई जाए। हमजा काटिल मजीद बताएंगे। हमजा बताएगा, खत लिखा गया है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को। आज बिल्कुल चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की जानिब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नई हल्किया बंदियों के हवाले से मकतूब तहरीर कर दिया गया है, जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म को लिखा है कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो भी आमदा इंतखाबात हैं उससे कबल आज़ाद कश्मीर में 4 नए हलकों की इंतहाई अशद ज़रूरत है। और इसी हवाले से उन्होंने लीपा, उसके अलावा भिम्बर, हवेली और मुजफ्फराबाद के अंदर जो है हलकों की निशानदेही की और हल्का बंदियों के हवाले से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से ये दरख्वास्त की है कि जल्द से जल्द ये हल्का बंदियाँ की जाएं। जी सही, बहुत शुक्रिया हमजा। मर्दान की तहसील तख्तबाई में फारिग, जिसके नतीजे में खातून समेत 3 अफराद जाबाक हो गए। रेस्क्यू मेडिकल टीम ने जाबाक अफराद को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फारिग जमीन के तनासिब पर की गई। जाबाक अफराद में 42 साल सरतार, अहलिया और 22 साल बेटा सुदैस शामिल हैं। आपको बताएं, फायरिंग में ये वाकया पेश आया है कि फायरिंग की वजह से मर्दान की तहसील तख्तबाई में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जनूबी वजीरिस्तान में खवारिज के चेक पोस्ट हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 16 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 8 खवारिज हलाक हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक खवारिज के एक ग्रुप ने जनूबी वजीरिस्तान के जिला मकीन के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के चेक पोस्ट पर हमला करने की कोशिश की। ISPR के मुताबिक खवारिज की इस कोशिश को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले के नतीजे में 8 खवारिज को वासिले जहन्नुम किया गया। ISPR के मुताबिक खवारिज से शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान मट्टी के 16 बहादुर बेटों ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। बात करेंगे यूनान कश्ती हादसे के जाबाक होने वाले 7 अफराद में से एक और पाकिस्तानी की शनाख्त हो गई। जाबाक शबीर अख्तर की लाश को शनाख्त कर लिया गया। वाकये में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी लापता। कश्ती हादसा 14 दिसंबर को पेश आया था। गुजरांवाला में FIA ने यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA गुजरांवाला जोन ने कार्रवाई के दौरान मुल्जिम मोहम्मद असलम और सईद अहमद को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद असलम इंसानी स्मगलिंग में मुलविस बैन अल-अक़वामी गैंग का कारिंदा था और इसने मुतासरीन से 85 लाख रुपए हथियाए थे। पहले लीबिया और फिर कश्ती के जरिए यूनान भिजवाने की कोशिश की, जिसमें कई अफराद लापता हो गए। मुल्जिमान से तफ्तीश जारी और मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान कहते हैं, एक तरफ बिल पर एतराज़ात भेजते हैं तो दूसरी तरफ दस्तखत का यकीन दिलाते हैं। वजारत तालीम ने हमारे साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। सदर मुमलिकत ने हमारी जानिब से पेश किए गए बिल पर एतराज़ किया। हुकूमत ने 13 नवंबर को 8 नुकात पर मुश्तमिल एतराज़ असम्बली को भेजा। अब बिल पर दोबारा ज्वाइंट सेशन बुलाने का जवाब नहीं बनता। जिन उमूर पर इत्तेफाक हुआ था किसी एक पर अमल नहीं किया गया। जिन उमूर पर इत्तेफाक हुआ किसी एक पर भी अमल नहीं किया गया। मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये कहा गया, एक तरफ एतराज़ात दूसरी तरफ दस्तखत करने का यकीन दिलाते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा, वजारत तालीम ने हमारे साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। जमीयत उलमा इस्लाम लाहौर के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस वहदत रोड पर मुनक़िद की जा रही है। फ़लस्तीन जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल। कॉन्फ्रेंस के लिए स्टेज सजा दिया गया है।
آپ کو بتائیں فلسطین زندہ باد کانفرنس کی تیاری حتمی مراحل میں داخل، سٹیج بنا دیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام لاہور کے زیر اہتمام فلسطین زندہ باد کی کانفرنس۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں فلسطین زندہ باد کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان کی شرکت بھی متوقع ہے۔ جمعیت علماء اسلام لاہور کے زیر اہتمام فلسطین زندہ باد کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان کی شرکت متوقع ہے۔ فلسطین زندہ باد کانفرنس کی تیاری کے لیے باقاعدہ طور پر سٹیج لگا دیا گیا، کرسیاں بھی منگوا لی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ وحدت روڈ پر یہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ فلسطین زندہ باد کانفرنس، مولانا فضل الرحمان بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام لاہور کے زیر اہتمام فلسطین زندہ باد کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، کرسیاں سجا دی گئی ہیں، سٹیج تیار کیا جا رہا ہے۔ وحدت روڈ پر یہ تمام تر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں فلسطین زندہ باد کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان کی شرکت بھی متوقع ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام لاہور کے زیر اہتمام فلسطین زندہ باد کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ فلسطین زندہ باد کانفرنس کی تیاری حتمی مراحل میں داخل، سٹیج بنا دیا گیا ہے۔ محمد علی ناصر ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں۔ محمد علی ناصر بتائے گا فلسطین زندہ باد کانفرنس ہونے جا رہی ہے لاہور میں؟ جی بالکل، جمعیت علماء اسلام لاہور کے زیر اہتمام فلسطین زندہ باد جو کانفرنس ہے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر تک یہ شروع ہو جائے گی۔ فلسطین زندہ باد کانفرنس وحدت روڈ پر منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو تیاریاں ہیں وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ کانفرنس کے لیے سٹیج سجا دیا گیا ہے۔ شرکا کے بیٹھنے کے لیے 3000 سے زائد کرسیاں جلسہ گاہ پہنچ گئی ہیں۔ شرکا کا لہو گرمانے کے لیے ساؤنڈ سسٹم بھی پہنچ گیا ہے۔ کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان کی شرکت بھی متوقع ہے۔ کانفرنس میں شرکت کے کئی مولانا عبدالغفور حیدری، مرکزی ترجمان اسلم گوری، JUI ڈیجیٹل میڈیا کے ہیڈ انجینئر ضیاء الرحمان لاہور پہنچ چکے ہیں۔ کانفرنس میں سے لاہور جی صحیح، بہت شکریہ محمد علی ناصر آگاہ کرنے کے لیے۔ سانحہ 9 مئی میں ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے مجرموں کی جیل منتقلی کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سزا پانے والے 25 ملزمان میں سے 12 کو کوٹ لکھپت جیل لاہور منتقل کیا گیا، 2 کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اڈیالہ جیل منتقل کیے جانے والوں میں راجہ محمد احسان اور عمر فاروق شامل ہیں۔ دونوں ملزمان کو ملٹری کورٹ سے 10 سال کی سزا سنا دی گئی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ 2 کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے، 10 سال کی سزا سنائی گئی تھی ملٹری کورٹ کی جانب سے۔ جبکہ آپ کو یہ اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ذرائع کے مطابق سزا پانے والے 25 ملزمان سے 12 کو کوٹ لکھپت جیل لاہور منتقل کیا گیا ہے، 2 کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے ملٹری کورٹس میں سویلنس کا کیس غیر آئینی ہے۔ پوری دنیا مانتی ہے کہ فوجی عدالتیں حقیقی عدالتیں نہیں ہوتیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے خود ایک آئینی بینچ بنایا گیا۔ سویلنس کے ٹرائل کے حوالے سے سپریم کورٹ فیصلے کو رد کیا جائے گا جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا، ہم ابھی تک اس سے نکل نہیں سکے۔ مقتدرہ سے اپیل کرتا ہوں ایسا مت کرے، پوری دنیا میں ہمارا مذاق بنے گا۔ پاکستان میں آئین اور قانون کسی سطح پر تو باقی رہنے دیں۔ عرصہ ایسا گزرا APS کے بعد کہ آئینی ترمیم کے ذریعے یہ کہا گیا کہ سویلین کی ٹرائل ملٹری کورٹ کے سامنے ہو سکتی ہے۔ میری نظر میں وہ بھی غلط تھا۔ 73 کا آئین جو ہے ایک فاصلہ پیدا کرتا ہے عدلیہ میں اور دیگر، جہاں ملٹری کورٹ بیٹھتی ہے وہاں ایک حاضر سروس افسر جو ہے، جو کہ ماتحت ایک ملازم ہے منسٹری آف ڈیفنس کا، وہ بیٹھتا ہے وہاں بطور جج۔ کیسے ایک ماتحت ملازم منسٹری آف ڈیفنس کا بیٹھ کر جج کا عہدہ سنبھال سکتا ہے؟ یہی تو بنیادی آئینی مقدمہ ہے۔ اگر یہ ایسا کریں گے تو یہ ایک سانحہ ہوگا جس کو نہ اقوام عالم قبول کرے گی نہ پاکستان کی عوام قبول کرے گی، یہ ایک مذاق ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی مدت میں تبدیلی کیے بغیر اگلے 6 مہینوں تک توسیع کر دی۔ فارم 6 جو ہے وہ مہینے بعد دوبارہ اجلاس میں آئینی بینچ سے متعلق فیصلہ کرے گا۔ ججز تعیناتی سے متعلق رولز کی منظوری دے دی گئی ہے، تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق کمیشن نے سپریم کورٹ آئینی بینچ کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ آئینی بینچ کی تشکیل برقرار رکھنے کا فیصلہ 7-6 کے تناسب سے ہوا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے تمام سپریم کورٹ ججز کو آئینی بینچ میں شامل کرنے کی تجویز دی۔ ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں رولز کی منظوری دے دی گئی ہے۔ کچھ رولز میں معمولی تبدیلی بھی کی گئی ہے۔ نئے ایڈیشنل ججز کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ کسی امیدوار کی انٹیلیجنس رپورٹ لینا نہ لینا کمیشن کی ضوابدید
तौसीक पर हुआ करेगा। हतमी मुसवदे के मुताबिक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेर गौर आया करेंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट न बनाने पर वजूहात बताना लाजमी होंगी। सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। जराये के मुताबिक रूल्स से मुतालिक जुडिशल कमीशन ने नए रूल्स के तहत एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां 3 जनवरी तक तलब कर ली हैं। एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां मुतालिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जरिए भेजी जाएंगी। अमरीकी इल्जामात बेबुनियाद करार, गैर मंतकी और तारीख से लालमी पर मबनी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियतों और डिलीवरी सिस्टम से मुतालिक मुबैना खतरात का तासुर बदकिस्मती पर मबनी है। पाकिस्तान ने कभी किसी भी शक्ल में अमरीका के लिए बुरे इरादे का मुजाहरा नहीं किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा 1954 से पाकिस्तान और अमरीका के मुस्बत और वसी ताल्लुकात रहे हैं। बिना सबूत बड़े गैर नेटो इत्तेहादी के खिलाफ हालिया इल्जामात दो तरफा ताल्लुकात के लिए मावन साबित नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने दो तरफा ताल्लुक के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। अमरीकी पॉलिसीज के खित्ते पर असरात के नतीजे में पाकिस्तान आज भी भारी नुकसान उठा रहा है। यह अफसोसनाक है कि अमरीकी अहदेदार ने पाकिस्तान को इनके साथ जोड़ने का इंदिया दिया जो अमरीका के मुखालिफ हैं। हमारे मशरक़ी हमसाए की कहीं ज्यादा ताकतवर मिसाइल सलाहियतों को नजरअंदाज करते हुए तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। घंटों इंतजार खत्म। कराची में ओपन पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस के हालात बदल गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस का दौरा किया। शहरियों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के निज़ाम को सराहा और इत्मीनान का इज़हार किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताखीर का इज़ाला किया जा रहा है। शहरियों को आप मुकर्रर मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। शहरियों की सहूलत के लिए पासपोर्ट ऑफिस और नादरा सेंटर के दौरे कर रहा हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बाद शहरियों के शनाख्ती कार्ड के इशू को मौका पर ही हल करने के अहकाम दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट और नादरा सेंटर के अमले से भी मुलाकात की और उन्हें शाबाश दी। नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का हुक्म भी दिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की जानिब से जिला कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस। आज कुरम के लिए हेलीकॉप्टर की 5 परवाज़ों में 100 से ज़्यादा अफराद को मुंतकिल किया जाएगा। पहली परवाज़ में जिरगा मेंबरान और सरकारी अमले को पाराचनार मुंतकिल किया जाएगा। दूसरी परवाज़ के जरिए पाराचनार से 27 लोगों को टल मुंतकिल किया जाएगा। तीसरी परवाज़ के जरिए टल में फंसे अफराद को पाराचनार मुंतकिल किया जाएगा। अहम खबर दें आपको, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की जानिब से जिला कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस। आज कुरम के लिए हेलीकॉप्टर की 5 परवाज़ों में 100 से ज़्यादा अफराद को मुंतकिल किया जाएगा। पहली परवाज़ में जिरगा मेंबरान जो कि इस वक्त कोहाड़ में मौजूद हैं, सरकारी अमले को पाराचनार से मुंतकिल किया जाएगा। दूसरी परवाज़ के जरिए पाराचनार से 27 लोगों को मुंतकिल किया जाएगा। आपको बताएं 3 माह से ऊपर का अरसा गुजर चुका है। पाराचनार की मेन जो शराह है वो बंद है, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए। पहली परवाज़ में जिरगा मेंबरान और सरकारी मुलाजमीन शामिल, जबकि दूसरी परवाज़ के जरिए पाराचनार से 27 लोगों को टल मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की जानिब से जिला कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर दी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल फाइनेंस ओलंपियाड 2024 के जरिए अपनी दहाई से पर मुश्तमिल मालियाती कारकर्दगी की कामयाबियों का जश्न मनाया। इन मुकाबलों में मुख्तलिफ इदारों से 52 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें से KNS स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज ने सख्त मुकाबले के बाद नेशनल फाइनेंस चैंपियन 2024 का ताज अपने नाम किया। कराची में मुनक्किद होने वाली इस तारीखी तकरीब में मुल्क के नुमाया मालियाती रहनुमाओं, तलबा और मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों समेत फाइनल तक रसाई हासिल करने वाली 6 टीमों ने शिरकत की, जिनमें के इलेक्ट्रिक, यूनिलीवर्स, लिप्टन और एंग्रो फर्टिलाइजर समेत KPMG और KNS स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज शामिल थीं। KNS स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज ने शानदार कारकर्दगी के बाद नेशनल फाइनेंस चैंपियन 2024 का एजाज अपने नाम किया, जबकि इलेक्ट्रिक और KMSG ने बिला तरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई। नेशनल फाइनेंस ओलंपियाड की खास बात यह है कि इसके चैलेंजिंग राउंड्स थे, जिनमें केस स्टडीज, बोर्ड रूम चैलेंजेस और स्पिन द व्हील जैसी सरगर्मियां शामिल थीं। शुरका को न सिर्फ मालियाती मसाइल हल करने बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक सोच का मुजाहरा करने का मौका दिया गया। ICAP के सदर फरूख रहमान का कहना था कि नेशनल फाइनेंस ओलंपियाड जैसे प्लेटफॉर्म न सिर्फ मालियाती महारत को फ़रोग देते हैं बल्कि मुस्तकबिल के लीडर्स की तरबियत में भी अहम किरदार अदा करते हैं। तकरीब का इख्तिताम यादगारी शील्ड्स की तकसीम और अशाइये के साथ हुआ। इस तकरीब में शानदार मालियाती महारत, क़यादत और जिद्दत का मुजाहरा किया गया। मौसम की बात करें तो कराची में सर्दी रंग जमाने लगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो जगह जगह लंडा बाजार भी सज गए।
शहरी कहते हैं महंगाई के इस दौर में लंडा बाजार से सस्ते दामों गर्म लिबास मिलना किसी नेमत से कम नहीं। नुमाइंदा एबी न्यूज़ आबदा खान इसी पर मजीद बताएंगे। आप तो बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में सर्दी जो है पंजे गाड़ना सर्दी ने शुरू कर दिए हैं और सर्दी की लहर जो है इस वक्त बरकरार है। मौसम जो है इस वक्त टोटली चेंज हो चुका है और शहरियों की जो बड़ी तादाद है इस वक्त गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ़ अमल नज़र आती है। और इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रही हूँ बंस रोड से और यहाँ पर जो है जगह जगह जैकेट और इसके अलावा जो कोट होते हैं सर्दियों के, उनके जो है यहाँ पर ठेले लगे हुए हैं और शहरी जो है यहाँ पर खरीदारी करने में मसरूफ़ है। गरीब आदमी को वैसे तो गुजारा हो नहीं सकता है। 4-6 हज़ार रुपए की ये चीज़ें यहाँ पे ये 500-400 रुपए में दस्तयाब हो जाती है, मिल जाती है, निज़ाम चल जाता है। और शहरियों का यही कहना है कि क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है इस वजह से जो है जो सेकंड हैंड होते हैं यहाँ पर जैकेट और कोट वो अच्छी कीमत में मिल जाते हैं, सस्ते भी मिल जाते हैं। और क्योंकि कराची में जो है वो सर्दियाँ ज़्यादा महीनों के लिए नहीं होती, 2 से 2.5 महीनों तक जो है सर्दियों का मौसम रहता है, जिसकी वजह से शहरी जो है अपने आप को गर्म रखने के लिए कोट और जैकेट्स जो है खरीदने के लिए यहाँ पर रुख करते हैं। और शहरियों का यही कहना है क्योंकि मुनासिब कीमत होती है, सस्ते भी होते हैं, पहले महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से जो है यहाँ पर हम जो लुंडा के जो कोट होती हैं और जैकेट्स होती हैं उनका मुनासिब दाम में मिल जाती हैं, तो इनको खरीदते हैं ताकि जो 2-2.5 महीने सर्दियों का सीजन आता है उसमें अपने आप को सर्दियों से महफूज रख सकें। जी न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एबीएन।